नोएडा के एक पॉश इलाके में स्थित सुकून वेलनेस स्पा में एक भयानक सच सामने आया। एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर का शव नग्न अवस्था में ठंडे पानी के टब में पड़ा मिला। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। पहली नज़र में यह दृश्य एक अय्याशी की रात का दुखद अंत लग रहा था, एक ऐसे दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति की शर्मनाक दुर्घटना। लेकिन इस सावधानी से गढ़े गए नाटक के पर्दे के पीछे एक देवदूत जैसे चेहरे वाली लड़की द्वारा की गई एक क्रूर हत्या की साजिश छिपी थी। एक आदर्श जाल बिछाया गया था जिसने एक घिनौने रहस्य को हमेशा के लिए दफन कर दिया। रात के लगभग 10 बजे सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन नोएडा की हेल्पलाइन पर एक कॉल आई। फोन के दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज़ घबराहट के कारण कांप रही थी। हेलो, क्या ये पुलिस स्टेशन है? सुकून वेलनेस स्पा में किसी की मौत हो गई है। जल्दी आइए प्लीज़। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के सायरन ने उस शांत गली में हलचल मचा दी। पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और उस स्पा के प्रवेश और निकास को बंद कर दिया, जो एक रिहायशी इलाके में काफ़ी छिपा हुआ था। मैनेजर, लगभग 40 साल का एक आदमी जिसका नाम राजेश सिंह था, पीले पड़े चेहरे और कांपते हुए कदमों से पुलिस टीम को अंदर ले गया। वो वीआईपी रूम 3 में है साहब, राजेश हकलाया। ये ग्राहक लगभग 2 घंटे पहले आए थे। जब कोई हलचल नहीं हुई और दरवाज़ा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो मुझे चिंता हुई। मैंने सोचा कहीं कुछ गलत न हो गया हो, इसलिए मैंने स्पेयर चाबी से दरवाज़ा खोला तो मैंने उन्हें बाथटब में बिना किसी हरकत के पड़ा पाया। घटनास्थल एक छोटा सा कमरा था जिसमें नींबू घास के तेल की तेज महक फैली हुई थी। फर्श पर पड़े कुछ तौलियों के अलावा बाकी सब कुछ सामान्य लग रहा था। बाथरूम से आती पीली रोशनी एक भयानक दृश्य पर पड़ रही थी। एक बुजुर्ग आदमी पूरी तरह से नग्न अवस्था में सफ़ेद बाथटब में पीठ के बल पड़ा था। पानी पूरी तरह ठंडा हो चुका था और उसका शरीर नीला पड़ गया था। जांच अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम ने अपना काम शुरू किया। मृतक की पहचान 63 वर्षीय प्रोफेसर आलोक वर्मा के रूप में हुई, जो दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाते थे। सर, एक जांच अधिकारी ने मृतक के बटुए में मिले पहचान पत्रों की जांच के बाद रिपोर्ट दी। शुरुआती जांच में शरीर पर किसी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं और न ही किसी तरह के संघर्ष का कोई संकेत है। घटनास्थल पर भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बहुत संभावना है कि यह अचानक हुई मौत का मामला है। राजेश सिंह को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अभी भी सदमे में उसने बताया कि प्रोफेसर वर्मा कभी कभार स्पा में आते थे। उस रात वह काफ़ी थके हुए लग रहे थे और पीठ दर्द की शिकायत कर रहे थे। स्पा की आदत के अनुसार राजेश ने उन्हें आराम देने के लिए 1 कप हर्बल चाय पिलाई थी। उसके बाद प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि वह अकेले हर्बल बाथ लेना चाहते हैं और उन्हें किसी स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। लगभग 1.5 घंटे बाद जब बहुत ज़्यादा शांति महसूस हुई तो राजेश को शक हुआ और उसने अंदर जाकर देखा तो यह सब हो चुका था। उसने यह भी जोर देकर कहा कि उसका स्पा केवल वैध मालिश सेवाएं प्रदान करता है और यहाँ कोई अवैध गतिविधियां या नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं होता है। पुलिस ने उस शिफ्ट में मौजूद सभी कर्मचारियों से भी पूछताछ की। किसी ने भी प्रोफेसर वर्मा के आने पर कुछ भी असामान्य नहीं देखा। स्पा के अटेंडेंस रजिस्टर से पता चला कि प्रिया शर्मा नाम की एक महिला कर्मचारी, जो अक्सर वीआईपी सेक्शन में काम करती थी, ने उस दोपहर अचानक छुट्टी ले ली थी। उसने कारण बताया था कि परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार है और उसे देखभाल की ज़रूरत है। यह जानकारी जल्द ही सच साबित हुई। सभी बयान एक दूसरे से मेल खा रहे थे, जिससे यह मामला एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना की ओर इशारा कर रहा था। अगली सुबह आई फॉरेंसिक रिपोर्ट ने दुर्घटना के सिद्धांत को और मजबूत कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि मौत का कारण पहले से मौजूद उच्च रक्तचाप की बीमारी के कारण आया एक गंभीर हार्ट अटैक था। खून के विश्लेषण में कुछ हर्बल तत्वों के निशान मिले, जो उस हर्बल चाय से मेल खाते थे जो मृतक ने पी थी, लेकिन कोई जहर, प्रतिबंधित पदार्थ या शराब की महत्वपूर्ण मात्रा नहीं पाई गई। अधिकारियों ने मामले को चिकित्सा कारणों से हुई मौत मानकर बंद कर दिया और कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया। प्रोफेसर वर्मा का शव उनके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। ऐसा लगा कि यह मामला एक सम्मानित प्रोफेसर की अशोभनीय मौत की कानाफूसी और अफसोस के साथ समाप्त हो गया है। लेकिन अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद एक दृढ़ चेहरे वाला बुजुर्ग आदमी पुलिस जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचा। वह रिटायर्ड इंस्पेक्टर सुरेंद्र त्यागी थे, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे और मृतक के बचपन के दोस्त थे। मैं जानता हूं कि आप लोग एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, श्री त्यागी ने दृढ़ता से कहा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि आलोक की मौत इतनी सीधी सादी है। मेरा दोस्त पूरी जिंदगी कंजूस की तरह जिया। वह कभी भी ऐसी जगहों पर पैसे बर्बाद नहीं करता था।
वह अपनी सेहत को लेकर भी बहुत सतर्क था। कुछ ही समय पहले उसका पूरा मेडिकल चेकअप हुआ था और रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक प्रोफेसर के रूप में वह अच्छी तरह से जानता था कि ऐसी जगह पर मौत उसकी जीवन भर की इज्जत को बर्बाद कर देगी। मुझे इस मामले में कुछ बहुत गलत लग रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले की फिर से जांच करें। हो सकता है हमसे कुछ छूट गया हो। एक अनुभवी जांचकर्ता के ये शब्द, जो मृतक की गहरी समझ पर आधारित थे, ने कमांडिंग ऑफिसर को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि कोई नया सबूत नहीं था, लेकिन श्री त्यागी द्वारा उठाए गए संदेह वास्तविक थे। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने मामले के कुछ पहलुओं की फिर से जांच करने की अनुमति देने का फैसला किया, जिसकी शुरुआत मृतक के हाल के संबंधों और गतिविधियों की जांच से हुई। यह एक सतर्क निर्णय था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह एक भयानक छिपे हुए सच का पर्दाफाश करने वाला है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी विक्रम राठौर, एक अनुभवी जांचकर्ता के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। डीसीपी राठौर का पहला निर्देश रिटायर्ड इंस्पेक्टर त्यागी के सुझाव पर मृतक के डिजिटल जीवन पर ध्यान केंद्रित करना था। प्रोफेसर आलोक वर्मा का मोबाइल फोन फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। सर, एक टेक एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दी, फोन लगभग खाली है। कॉल लॉग, व्हाट्सएप, मैसेंजर, एसएमएस, सब कुछ पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। फोटो गैलरी में भी कुछ भी असामान्य नहीं है, बस परिवार और छात्रों के साथ की तस्वीरें हैं। ऐसा लगता है कि डिलीट करने वाले ने बहुत सावधानी बरती है। उसने एक छुयन डुंग डॉन डेप फन मैम सफाई सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया है। डीसीपी राठौर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। एक 63 वर्षीय व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसका फोन असामान्य रूप से साड़ है। यह अपने आप में एक संदिग्ध संकेत था। यह किसी ऐसे व्यक्ति का काम नहीं लग रहा था जिसकी अचानक मृत्यु हो गई हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ छिपाने की कोशिश की हो। उसके गूगल ड्राइव और आईक्लाउड अकाउंट की जांच करो, राठौर ने आदेश दिया। उस उम्र का व्यक्ति शायद टेक्नोलॉजी में उतना माहिर न हो। बहुत संभव है कि डेटा अपने आप वहां बैकअप हो गया हो और उसे पता भी न हो। यही इस मामले का टर्निंग पॉइंट था। टेक टीम ने तुरंत प्रोफेसर वर्मा के फोन से सिंक हुए आईक्लाउड अकाउंट तक पहुंच बनाई, और फिर वे सभी घिनौने रहस्य जिन्हें मृतक ने छिपाने की कोशिश की थी और जिन्हें हत्यारे ने मिटाने की पूरी कोशिश की थी, सामने आने लगे। हाल ही में हटाए गए संदेशों के फोल्डर में प्रोफेसर वर्मा और स्वीटी नाम के एक व्हाट्सएप नंबर के बीच की कई बातचीत को रिकवर किया गया। उनकी सामग्री ने सबसे अनुभवी जांचकर्ताओं को भी हैरान कर दिया। शुरुआत में छेड़छाड़ भरे और भद्दे संदेश थे, जो बाद में धमकियों और ब्लैकमेलिंग में बदल गए। तुम मुझसे बच नहीं सकती। चुपचाप मेरी बात मानो तो तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। आज दोपहर 3 बजे, होटल एक्स, कमरा 302। 1 मिनट भी देर हुई तो तुम्हारी ये तस्वीरें तुम्हारी छोटी बहन के स्कूल भेज दी जाएंगी। मैंने इस महीने के पैसे भेज दिए हैं। याद रखना, हफ्ते में 3 बार, एक भी बार कम नहीं। इससे भी ज्यादा भयानक यह था कि आईक्लाउड की फोटो लाइब्रेरी में एक मालिश पार्लर में संवेदनशील स्थितियों में चुपके से ली गई दर्जनों तस्वीरें थीं। इसके बाद संवेदनशील वीडियो थे जिनमें प्रोफेसर वर्मा एक लड़की का यौन शोषण कर रहे थे। हालांकि वीडियो की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, लेकिन लड़की के चेहरे पर दर्द, अपमान और लाचारी के भाव बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। सुकून वेलनेस स्पा के कर्मचारी रिकॉर्ड से मिलान करने पर स्वीटी की पहचान तुरंत हो गई। वह 19 वर्षीय प्रिया शर्मा थी, वही महिला कर्मचारी जिसने मामले वाले दिन सौभाग्य से छुट्टी ले ली थी। हत्या का मकसद अब बिल्कुल साफ था। प्रिया को ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसका यौन शोषण किया जा रहा था, और बहुत संभव है कि उसने ही बदला लेने के लिए पीड़ित की हत्या कर दी हो। प्रिया शर्मा को तुरंत तलब करने का आदेश जारी किया गया। 2 पुलिसकर्मी प्रिया के बताए गए पते पर भेजे गए। यह दिल्ली के बाहरी इलाके में एक सस्ता सा अपार्टमेंट था। 4थी मंजिल पर स्थित फ्लैट छोटा था, लेकिन साफ सुथरा और व्यवस्थित था। दरवाज़ा एक 13-14 साल की लड़की ने खोला, जिसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसका चेहरा मासूम था और तस्वीरों में प्रिया से काफी मिलता जुलता था। वह प्रिया की छोटी बहन मीरा शर्मा थी। क्या यह प्रिया शर्मा का घर है? एक अधिकारी ने पूछा। जी, प्रिया मेरी दीदी है। आपको उनसे क्या काम है अंकल? अंदर से एक व्हील चेयर पर बैठी एक कमजोर और पीले चेहरे वाली महिला ने मुश्किल से आवाज दी। कौन है? मीरा। क्या तुम्हारी दीदी आई है? वह महिला श्रीमती शांति थीं, प्रिया की मां। जब उन्हें पता चला कि 2 मेहमान पुलिस से हैं और उनकी बेटी को ढूंढ रहे हैं, तो वह बेहद चिंतित हो गईं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उस प्रोफेसर की मृत्यु के ठीक बाद प्रिया ने जल्दबाजी में कुछ कपड़े पैक किए
और कहा कि दिल्ली में एक पुराने दोस्त ने उसे एक बेहतर नौकरी दिलवाई है जिसमें वेतन ज्यादा है, इसलिए उसे तुरंत जाना पड़ रहा है। उसने माँ और बहन को अपना ख्याल रखने के लिए कहा और वादा किया कि सेटल होने के बाद वह फोन करेगी। तब से परिवार का उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया था। श्रीमती शांति के आंसुओं भरी कहानी से परिवार का दुखद अतीत धीरे धीरे सामने आया। पति की कैंसर से जल्दी मृत्यु हो गई थी और इलाज के खर्च के लिए एकमात्र घर भी बेचना पड़ा था। वह अकेले ही अपनी 2 बेटियों का पालन पोषण कर रही थीं, लेकिन फिर किडनी की गंभीर बीमारी के कारण वह खुद भी बिस्तर पर पड़ गईं। परिवार का सारा बोझ बड़ी बेटी के कंधों पर आ गया, जो अभी अभी 18 साल की हुई थी। प्रिया अपनी माँ और बहन से बहुत प्यार करती है, श्रीमती शांति सिसकते हुए बोलीं। वह 11वीं कक्षा में थी जब उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी ताकि वह मेरी डायलिसिस और अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे कमा सके। उसने हर तरह का काम किया, बहुत मेहनत की है साहब। 6 महीने पहले उसने मुझे खुशी से बताया कि उसे एक सेल्स कंसल्टेंट की अच्छी नौकरी मिल गई है। उसी की वजह से हम इस किराए के कमरे से निकलकर इस फ्लैट में आ पाए। मुझे नहीं पता था कि क्या उसने कुछ गलत किया है साहब। वह बहुत भोली है, प्लीज उसके साथ सख्ती मत करना। पास बैठी छोटी बहन मीरा ने भी रोते हुए बताया, पिछले कुछ महीनों से दीदी बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी। वह अक्सर अकेले रोती थी और रात में नींद में चौंक जाती थी। जब मैं पूछती तो वह कहती कि काम का तनाव है। मुझे याद है एक बार जब स्कूल में मेरी एक दोस्त से लड़ाई हो गई थी तो हमारे क्लास टीचर वर्मा सर ने मम्मी पापा को बुलाया था। मम्मी बीमार थीं, इसलिए दीदी मेरी जगह गई थीं। उस दिन के बाद से वर्मा सर अक्सर दीदी को मैसेज करके हालचाल पूछते थे और कई बार बहाने से उन्हें स्कूल भी बुलाते थे। मुझे यह बहुत अजीब लगा, लेकिन दीदी ने मुझे मम्मी को यह बताने से मना किया था। माँ और बेटी के बयान जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए डेटा से पूरी तरह मेल खाते थे। एक युवा कर्तव्यपरायण लड़की की तस्वीर उभर रही थी, जो परिस्थितियों के कारण अपमान के रास्ते पर चलने को मजबूर हुई और फिर एक दुष्ट व्यक्ति द्वारा उसका शोषण और ब्लैकमेल किया गया। प्रिया शर्मा एक ठंडे खून की हत्यारिन से अब एक बेचारी पीड़िता की तरह लग रही थी। लेकिन मकसद चाहे कुछ भी हो, हत्या एक अपराध थी और मामले की मुख्य संदिग्ध प्रिया शर्मा गायब हो चुकी थी। जांच अब आधिकारिक तौर पर एक तलाशी अभियान में बदल गई। प्रिया शर्मा की तलाश के लिए पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। डीसीपी राठौर जानते थे कि एक युवा लड़की जिसके पास कम अनुभव और कोई जटिल सामाजिक संबंध नहीं है, वह ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकती। सवाल यह था कि इससे पहले कि वह कोई मूर्खतापूर्ण कदम उठाए, उसे ढूंढना होगा। सुकून स्पा के सभी कर्मचारियों के रिकॉर्ड फिर से खंगाले जाएं। राठौर ने अपनी टीम को निर्देश दिया, प्रिया के सबसे करीबी लोगों का पता लगाओ। एक घबराई हुई लड़की उसी के पास जाएगी जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती है। रिकॉर्ड्स की जांच करते हुए अधिकारियों का ध्यान एक नाम पर गया, 20 वर्षीय कविता जोशी। कविता ही वह व्यक्ति थी जिसने प्रिया को स्पा में नौकरी दिलवाई थी और उसने भी मामले से ठीक 1 हफ्ते पहले नौकरी छोड़ दी थी। अन्य कर्मचारियों के अनुसार कविता और प्रिया बहुत करीबी दोस्त थीं और एक दूसरे को बहनों की तरह मानती थीं। कविता का स्थायी पता बिहार के एक गांव का था, लेकिन उसका अस्थायी पता नोएडा से ज्यादा दूर नहीं, गाजियाबाद के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में एक किराए के कमरे का था। उसी समय तकनीकी टीम भी लगातार काम कर रही थी। हालांकि प्रिया का मुख्य फोन नंबर बंद था, लेकिन इलाके के मोबाइल टॉवर बीटीएस की जांच से एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। उसके सिम से एक सिग्नल उसके भागने वाली सुबह केवल एक बार पिंग हुआ था। यह सिग्नल लगभग 30 सेकंड तक चला, जो शायद किसी मौसम ऐप को अपडेट करने के लिए काफी था। सिग्नल का स्थान ठीक उसी इलाके में पाया गया जहां कविता रहती थी। आखिरी टुकड़ा सुरक्षा कैमरों से मिला। कविता के घर के पास एक सुविधा स्टोर के कैमरे की फुटेज में 2 दिन पहले सुबह 5 बजे का एक दृश्य कैद हुआ था। प्रिया सादे कपड़ों में, मास्क और टोपी पहने हुए, कविता के साथ कुछ व्यक्तिगत सामान खरीदने आई थी। सबूत बिल्कुल साफ थे। एक गिरफ्तारी की योजना तेजी से बनाई गई। अगली सुबह जब आसमान पूरी तरह से साफ भी नहीं हुआ था, पुलिस अधिकारियों ने चुपचाप उस किराए के घर को घेर लिया। कविता के सही कमरे की पहचान करने के बाद उन्होंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने पर छोटा और अस्त व्यस्त कमरा सामने आया। कविता एक कोने में सहमी हुई बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। प्रिया शर्मा कहाँ है? एक अधिकारी ने सख्ती से पूछा। कविता ने कांपते हुए हाथ से लकड़ी के एक जर्जर मचान की ओर इशारा किया। 2 अधिकारी ऊपर चढ़े। उस तंग और गर्म जगह में उन्होंने प्रिया को एक अंधेरे कोने में दुबके हुए पाया।
वह एक ऐसे छोटे जानवर की तरह कांप रही थी जिसे कोने में ढकेल दिया गया हो। उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बस चुपचाप अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। उसकी नम आंखों ने अपनी गिरफ्तारी को स्वीकार कर लिया। पूछताछ कक्ष में डीसीपी राठौर प्रिया के सामने बैठे थे। वह नाजुक और पीली लड़की प्रोफेसर वर्मा की तस्वीरों में दिखने वाली तेज तर्रार लड़की से बिल्कुल अलग लग रही थी। वह चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। डीसीपी राठौर ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने आईक्लाउड से प्रिंट की गई तस्वीरों को एक एक करके मेज पर रखा। मालिश पार्लर में चुपके से ली गई तस्वीरें, धमकी भरे संदेश। हम जानते हैं कि तुम किन हालात से गुजरी हो, बेटी, राठौर ने एक गहरी और सहानुभूतिपूर्ण आवाज में कहा। हम जानते हैं कि उसने तुम्हें मजबूर किया, तुम्हें ब्लैकमेल किया। कानून हमेशा उन लोगों के प्रति नरमी बरतता है जो पश्चाताप करते हैं और सच बताते हैं, खासकर तब जब कोई कदम अत्यधिक दबाव और उत्पीड़न की स्थिति में उठाया गया हो। उन्होंने उसे घर पर उसकी मां और बहन की स्थिति के बारे में बताया कि वे उसके लिए कितने चिंतित थे। जांच अधिकारी का हर शब्द उस युवा लड़की के घायल दिल में सुई की तरह चुभ रहा था। मनोवैज्ञानिक दबाव, डर और इतने लंबे समय से दबा हुआ अपमान का बांध टूट गया। प्रिया मेज पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और उसने कबूल करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बयान ने जांचकर्ताओं को चौंका दिया। उसने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। उसने कबूल किया कि प्रोफेसर वर्मा से अत्यधिक नफरत के कारण उसने खुद इंटरनेट पर उन उत्तेजक पदार्थों के बारे में खोज की जो पहले से बीमार व्यक्ति में हार्ट फेलियर का कारण बन सकते हैं। उसने इसे जिम जाने वालों के लिए सप्लीमेंट्स बेचने वाली एक वेबसाइट से चुपके से खरीदा था। उस रात उसने प्रोफेसर वर्मा को यह कहकर स्पा में बुलाया कि वह काम पर वापस आ गई है। उसने खुद चाय बनाई, उसमें वह पदार्थ मिलाया और उसे पीने के लिए दिया। जब मैनेजर राजेश सिंह किसी काम से बाहर गया था, तब उसने इस पूरे अपराध को अंजाम दिया। उसने जोर देकर कहा कि राजेश को इस योजना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसका बाद में आना महज एक संयोग था। उसने अकेले ही नकली घटनास्थल बनाया और भाग गई। उसका बयान स्पष्ट और तर्कसंगत था, जिसमें कोई कमी नहीं थी। उनके सामने बैठी वह नाजुक लड़की अजीब तरह से दृढ़ हो गई थी, जो अपने मैनेजर को बचाने पर तुली हुई थी। हालांकि इस बात पर कुछ संदेह था कि एक 19 वर्षीय लड़की अकेले इतनी परिष्कृत हत्या की योजना बना और उसे अंजाम दे सकती है, लेकिन उसके कबूलनामे और मौजूदा सबूतों के साथ पुलिस ने मामला दर्ज करने, प्रिया शर्मा को आरोपी बनाने और हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार करने का फैसला किया। मामला अपने अंत पर पहुंचता हुआ लग रहा था। फोन की स्क्रीन पर चमकती हेडलाइन राजेश सिंह के सीने में एक चाकू की तरह चुभ गई। 19 वर्षीय स्पा कर्मचारी ने 60 वर्षीय प्रोफेसर की बाथटब में हत्या का जुर्म कबूला। वह अपने जर्जर किराए के कमरे में एक पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी पर जड़वत बैठा था। बाहर शहर रोशनी में नहा चुका था, लेकिन उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। वह जानता था कि प्रिया, उस भोली लड़की ने सबसे मूर्खतापूर्ण काम किया था। उसे बचाने के लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लिया था। राजेश 44 साल का एक टिपिको असफल व्यक्ति था। अकेला, बिना परिवार, बिना करियर, बस मारपीट के 2 पुराने मामले और गुजारा करने के लिए एक नकली मालिश पार्लर। उसकी जिंदगी बेस्वाद दिनों की एक लंबी श्रृंखला थी, जो सिगरेट के धुएं, सस्ती शराब और धोखेबाजी की साजिशों में डूबी हुई थी। जब तक कि प्रिया उसकी जिंदगी में नहीं आई थी। उसे आज भी वह दिन याद था जब वह लड़की डरते डरते नौकरी मांगने के लिए स्पा में आई थी। वह दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। उसकी साफ आंखों में एक गहरा दुहक और एक दयनीय दृढ़ता छिपी थी। उसने उसे मना करने का मन बना लिया था। यह कीचड़ भरी जगह, दूसरी डरी जगह, उसके जैसे फूल के लिए नहीं थी। लेकिन जब उसने अपने परिवार के बोझ के बारे में बताया तो उसका दिल पिघल गया। उसने उसे नौकरी पर रख लिया, खुद से वादा करते हुए कि वह उसकी रक्षा करेगा, उसे केवल सबसे हल्के काम करने देगा। लेकिन वह उसकी रक्षा नहीं कर पाया। उसकी सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन गई और वह खुद अनजाने में उस त्रासदी का हिस्सा बन गया। लंबे समय से उसके मन में प्रिया के लिए एक विशेष भावना थी। यह एक बूढ़े आदमी की वासना नहीं थी। यह एक शुद्ध सुंदरता के प्रति आकर्षण था, एक सहानुभूति थी। अपनी गंदी दुनिया में कुछ पवित्र चीज की रक्षा करने की इच्छा थी। उसने कभी यह कहा नहीं, बस चुपचाप हर दिन उस लड़की को देखता रहता था। इसलिए जिस रात प्रिया चाय की ट्रे के पास फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई, अपना सिर उसके पैरों पर रखकर रोई और उस जानवर जैसे शिक्षक आलोक वर्मा द्वारा किए गए सारे अपमान के बारे में बताया, राजेश की दुनिया उलट गई। उसके शरीर में खून खौल उठा, एक ऐसा गुस्सा जो उसने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया था। वह बूढ़ा आदमी सिर्फ एक युवा लड़की को बर्बाद नहीं कर रहा था,
वह उस एकमात्र सबसे शुद्ध प्रकाश को रौंद रहा था जो उसने अपने अंधेरे जीवन में देखा था। अंकल, मुझे बचा लो, मैं बहुत गंदी हो गई हूं, मैं अब और नहीं जी सकती। उस रात प्रिया की सिसकियों ने प्रोफेसर वर्मा के लिए मौत की सजा तय कर दी थी। राजेश जानता था कि पुलिस को रिपोर्ट करने या धमकी देने से कोई फायदा नहीं होगा। अपने हाथ में घिनौने सबूतों के साथ वह आदमी उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसे मुक्त करने का केवल एक ही रास्ता था, उस आदमी को हमेशा के लिए गायब कर देना। एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हत्या की योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई थी जो पहले भी जेल जा चुका था। वह नहीं चाहता था कि प्रिया का दामन दागदार हो, लेकिन उसे चारे के रूप में इस्तेमाल करने की जरूरत थी। मेरी बात सुनो, उसने उससे कहा था, यही एकमात्र तरीका है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, तुम सुरक्षित रहोगी। अब इस ठंडे कमरे में बैठकर वह जानता था कि वह गलत था। वह उसे नरक से बचाना चाहता था, लेकिन उसने उसे एक और भी अंधेरे दरवाजे में धकेल दिया था, और उसने अपनी मासूमियत और अंधे कृतज्ञता में उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का रास्ता चुना था। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। वह अपनी स्वतंत्रता खो सकता था, उसे अपनी बाकी जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ सकती थी, लेकिन वह प्रिया को, जिस लड़की से वह चुपचाप प्यार करता था, जिसकी वह रक्षा करना चाहता था, को अपने अपराध का बोझ नहीं उठाने दे सकता था। एक लंबी, बिना सोई रात के बाद, जब उसका मन कायरता और बची हुई अंतरात्मा के बीच जूझ रहा था, राजेश सिंह उठा। उसने अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनी, अपने किराए के कमरे को आखिरी बार देखा और बाहर निकल गया। वह भाग नहीं रहा था, वह प्रकाश की ओर जा रहा था, सच्चाई की ओर। भले ही उसकी अंतिम मंजिल जेल की सलाखें थीं। मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूं। पुलिस स्टेशन में राजेश के इस वाक्य ने पूरी जांच टीम को स्तब्ध कर दिया। उसे सीधे पूछताछ कक्ष में ले जाया गया, जहां उसका सामना डीसीपी विक्रम राठौर से हुआ। अब उसके चेहरे पर कोई डर या झिझक नहीं थी। राजेश सीधा बैठा, उसकी नजरें सीधे जांच अधिकारी पर थीं, शांत और दृढ़। प्रिया शर्मा निर्दोष है, उसने कहा। वह सिर्फ एक पीड़िता है। प्रोफेसर आलोक वर्मा का हत्यारा मैं हूं। और फिर राजेश ने बताना शुरू किया। उसने पूरी कहानी एक दर्दनाक धीमी गति की फिल्म की तरह सुनाई। उसने अपना बचाव नहीं किया, बस प्रिया की भूमिका को साफ करने की कोशिश की। मुझे प्रिया से लगाव था, कोई गलत तरह का लगाव नहीं। मैं उसे एक कीमती चीज की तरह मानता था जिसे मुझे बचाना था। जब मुझे पता चला कि उस वर्मा ने उसके साथ क्या किया है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं जानता था कि केवल उसे मारकर ही मैं प्रिया को आज़ाद कर सकता हूं। उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसने इंटरनेट पर बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इस्तेमाल होने वाले उत्तेजक पदार्थ के बारे में पता लगाया, कैसे उसने उसे ऑर्डर किया और पहले खुद पर परीक्षण किया। उसने प्रोफेसर वर्मा को स्पा में बुलाने की योजना को शब्दशः दोहराया। उसने खुद जहर वाली चाय के 3 कप बनाए थे। मैं बाहर से सब कुछ देख रहा था। मैंने उस बूढ़े आदमी को गिरते देखा। प्रिया घबरा गई और बेहोश हो गई। मैंने अकेले ही सब कुछ संभाला। मैंने फ़ोन का डेटा डिलीट किया। मैंने बाथटब में नकली घटनास्थल बनाया। उसे लगभग कुछ भी पता नहीं था। उसने तो बस गहरे खोने के लिए देखा नहीं, डर में मेरे निर्देशों का पालन किया। राजेश ने यह भी कबूल किया कि उसने ही पीड़ित का फ़ोन प्रिया को दिया था, उसे फेंकने और कहीं छिप जाने के लिए कहा था। उसने हर कदम की योजना बनाई थी, यहां तक कि उसके लिए एक झूठी गवाही भी तैयार की थी। मैंने उसे कहा था कि अगर पकड़ी जाए तो मेरा नाम ले ले। मैंने उससे कहा कि मेरा पुराना रिकॉर्ड है, सज़ा ज़्यादा होगी, लेकिन मेरे जेल जाने में भलाई है बजाय इसके कि वह कष्ट सहे। लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। उसे डर था कि अगर मैं पकड़ा गया तो उसकी माँ और बहन की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। वह बहुत भोली है साहब। यहां आकर उस कठोर आदमी की आवाज़ भर्रा गई। राजेश सिंह का कबूलनामा घंटों तक चला, जिसने मामले की पूरी प्रकृति को पलट दिया। यह ब्लैकमेलिंग के कारण हुई हत्या से बदलकर एक सुनियोजित हत्या का मामला बन गया, जिसे एक ऐसे व्यक्ति ने अंजाम दिया था जिसने प्यार और नफरत में यह कदम उठाया था। राजेश का हर बयान तर्कसंगत था और भौतिक सबूतों से मेल खाता था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रिया जैसी युवा लड़की इतनी परिष्कृत साजिश को कैसे अंजाम दे सकती थी। जब एक अधिकारी ने उसे बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, तो राजेश ने एक पल भी संकोच नहीं किया। उसने कलम उठाई और हस्ताक्षर कर दिए, एक दृढ़ हस्ताक्षर। उसके दिल का बोझ जैसे उतर गया हो। वह जानता था कि आगे एक लंबी जेल की सज़ा है, लेकिन उस पल में उसे शांति महसूस हुई। वह अपनी जिंदगी तो नहीं बचा सका, लेकिन कम से कम उसने उस लड़की को उसकी बेगुनाही और जीने का एक मौका लौटा दिया था, जिसकी रक्षा करने की उसने कसम खाई थी। सुकून वेलनेस।
स्पा हत्याकांड का मुकदमा नोएडा जिला न्यायालय में सार्वजनिक रूप से आयोजित किया गया, जिसने जनता का विशेष ध्यान आकर्षित किया। कटघरे में राजेश सिंह चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा और स्वीकृति के भाव थे। उसके बगल में प्रिया शर्मा और भी दुबली हो गई थी। उसके छोटे कंधे कांप रहे थे। नीचे दर्शकों की दीर्घा में उसकी माँ और बहन एक दूसरे को गले लगाकर सिसक सिसक कर रो रही थीं। रिटायर्ड इंस्पेक्टर सुरेंद्र त्यागी भी वहां मौजूद थे, चुपचाप देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अवर्णनीय दुहक था। कई दिनों की सुनवाई और विचार विमर्श के बाद अदालत अपने अंतिम फैसले पर पहुंची। पीठासीन न्यायाधीश ने एक दृढ़ लेकिन मानवीय लहजे में फैसला सुनाया। अदालत मानती है कि अभियुक्त राजेश सिंह का कृत्य विशेष रूप से गंभीर है। अभियुक्त ने किसी अन्य व्यक्ति की जान लेने के लिए विस्तृत योजना बनाई। यद्यपि इसका मूल कारण पीड़ित के अवैध कार्यों से उपजा है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना अस्वीकार्य है। हालांकि अदालत आत्मसमर्पण, ईमानदार स्वीकारोक्ति और अपराध का मकसद किसी अन्य को एक दुष्ट कार्य से बचाने जैसे स्म्यक्षायुषीय obstacle घटाने वाले कारकों को भी ध्यान में रखती है। अभियुक्त प्रिया शर्मा के संबंध में अदालत मानती है कि वह अपराधी होने के साथ साथ पीड़िता भी है। अभियुक्त को लंबे समय तक धमकी, ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी मानसिक स्थिति गंभीर रूप से उत्तेजित हो गई। अभियुक्त का कार्य एक सह अपराधी के रूप में मदद करने का था, लेकिन उसकी भूमिका नगण्य थी और उसने विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में अपराध किया। अभियुक्त की ईमानदार स्वीकारोक्ति, पश्चाताप और अच्छा चरित्र भी महत्वपूर्ण घटाने वाले कारक हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के आधार पर न्यायाधीश ने घोषणा की, न्यायालय अभियुक्त राजेश सिंह 44 वर्ष को हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाता है। राजेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं, धीरे से सिर हिलाया और सजा को स्वीकार कर लिया। और अभियुक्त प्रिया शर्मा 19 वर्ष को सह अपराधी की भूमिका में हत्या के अपराध के लिए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है। सजा सुनकर प्रिया रो पड़ी, लेकिन ये आंसू राहत के थे। नीचे उसकी मां ने जैसे एक बोझ उतर जाने का एहसास किया। बेटी के लिए दुहक होने के बावजूद वह जानती थी कि यह कानून का एक बहुत ही दयालु फैसला था। जब दोनों अभियुक्तों को अदालत से बाहर ले जाया जा रहा था, वे एक दूसरे के पास से गुजरे। राजेश एक पल के लिए रुका, प्रिया की आंखों में सीधे देखा और उसकी दबी हुई आवाज में कहा, अच्छे से जीना, मां और बहन का ख्याल रखना, मेरा इंतजार मत करना। प्रिया ने अपना सिर हिलाया, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। इससे पहले कि उसे आगे धकेल दिया जाता, वह बस एक वाक्य फुसफुसा सकी, मैं इंतजार करूंगी। समय बीतता गया। 3 साल बाद डासना जेल के गेट के बाहर एक युवा लड़की, जिसके बाल लंबे हो गए थे और जिसका चेहरा अब पहले से ज्यादा परिपक्व और दृढ़ लग रहा था, चुपचाप इंतजार कर रही थी। प्रिया शर्मा जेल से रिहा हो गई थी। अपनी सजा के दौरान उसका आचरण बहुत अच्छा था। जेल से बाहर आकर वह पुराने रास्ते पर नहीं लौटी, बल्कि मेहनत से बेकिंग का हुनर सीखा। उसकी छोटी सी बेकरी, जिसे वह अपनी मां और बहन के साथ चलाती थी, धीरे धीरे स्थिर हो गई, जो पूरे परिवार के लिए एक साफ सुथरी और शांतिपूर्ण आजीविका का स्रोत थी। वह पुराना अपार्टमेंट अभी भी उनके पास था, जो अब आरामदायक और हंसी से भरा हुआ था। उसकी बहन मीरा अब एक कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा थी। आज पहला दिन था जब वह अपनी आज़ादी के बाद राजेश सिंह से मिलने आई थी। मुलाकात कक्ष में एक मोटी कांच की दीवार के पार उस आदमी को देखते हुए जिसके बाल अब बहुत ज्यादा सफेद हो गए थे, प्रिया रोई नहीं, वह बस मुस्कुराई, एक सौम्य मुस्कान। उसने राजेश को अपनी बेकरी के बारे में बताया, अपनी बड़ी हो चुकी बहन के बारे में और अपनी मां के स्वास्थ्य के बारे में। उसने अतीत के बारे में बात नहीं की, न ही उस पुराने वादे को दोहराया। उसने बस मेज पर एक छोटा सा केक का डिब्बा रखा, जो उसने खुद बनाया था। चखकर देखिए अंकल, यह मेरे हाथ का हुनर है, अपना ख्याल रखिएगा, मैं अगले महीने फिर आऊंगी। राजेश ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर हिलाया। उसकी बूढ़ी आंखों के कोने नम हो गए। उसने अपने सामने उस युवा लड़की को देखा जो अंधेरे से बाहर निकल चुकी थी और एक ईमानदार जीवन जी रही थी। उसकी पुरानी भावनाएं, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। प्रिया ने अलविदा कहा और मुड़कर चली गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसके कदम बहुत स्थिर थे। बाहर सुनहरी धूप चमक रही थी। जीवन अभी बहुत लंबा था और वह जानती थी कि चाहे उसे कितना भी इंतजार करना पड़े, वह इंतजार करेगी। उस व्यक्ति का इंतजार जिसने उसके लिए जीवन के सबसे अंधेरे हिस्से का बोझ अपने ऊपर ले लिया था। यह अब निराशा में किया गया वादा नहीं था, बल्कि एक पुनर्जीवित हृदय का चुनाव था।